निकम्मे अफसरों की हो गई वक्त से पहले छुट्टी, नए रूल्स आ गए, मगर कौन करेगा उन्हें नौकरी से फारिग? देखते हैं इन रूल्स पे। वीडियो को एंड तक देखें तो इसमें जो नए रूल्स आए हैं उस बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यूट्यूब पे ये हमारा चैनल है पिफा ऑनलाइन। काइंडली से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गवर्नमेंट ने अभी अप्रैल 2020 को, ये 3 दफ़ा 20 आ गया है, इसमें एक नया SRO सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया है। कैबिनेट सेक्रेटरीट का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ये जारी किया है। 15 अप्रैल 2020 को ये बना था और ये अप्रैल 2020 को ये पब्लिश हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश हुआ है गज़ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें ये जो पावर्स यूज़ की गई हैं जिसके तहत ये बना है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 है। उसके सेक्शन 25 के तहत ये SRO बना है। इन रूल्स का नाम दिया गया है सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस रूल्स 2020। और आपको बताता चलूँ, जो रूल्स होते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट बना करती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन करेगा, इन नौकरी से फारिग करेगा कौन। सबसे पहले जो BPS 20 और अबव के लोग हैं, ग्रेड 20, 21, 22 के लोगों के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसे रिटायरमेंट बोर्ड का नाम दिया गया है। वो ये रिकमेंडेशन देगा कंपिटेंट अथॉरिटी को कि किस ऑफिसर को रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, यानी कि जबरी रिटायर कर दिया जाए। इस बोर्ड में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो चेयरपर्सन होगा इस बोर्ड का, और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, और उस महकमे कंसर्न का जो भी महकमा होगा उसका जो सेक्रेटरी या हेड ऑफ ऑफिस होगा, हेड ऑफ डिवीजन होगा, उस सर्विस ग्रुप का या कैडर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो मेंबर होंगे, और एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उसका सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड होगा। दो और कमेटियां बनाई गई हैं। जो BPS 17 to 19 के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर एडिशनल सेक्रेटरी, या अगर एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद नहीं है तो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी वो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का। उसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे, ग्रेड 20 के लोग होंगे, एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, एक फाइनेंस डिवीजन से, एक लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से, और एक कंसर्न हेड ऑफ ऑफिस, उस महकमे का हेड ऑफ ऑफिस या डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस होगा, और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न जो है वो उसका सेक्रेटरी होगा। दूसरी एक कमेटी बनाई गई है, तीसरी और आखिरी कमेटी है, ये BPS 16 और इससे कम स्केल वालों के लिए होगा। इसमें सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी चेयरपर्सन होगा, और ग्रेड 19 के 4 मेंबर होंगे, एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, एक फाइनेंस डिवीजन से, एक लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से, एक उस ऑफिस कंसर्न से जो उसका हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो इसका मेंबर होगा, और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न इसका सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी होगा। अच्छा, ये तो था कि ये बोर्ड और कमेटी थी। अब उन्हें किस ग्राउंड पे फारिग किया जा सकता है, जबरी रिटायर होंगे तो कैसे होंगे, और डायरेक्टली रिटायरमेंट किन ग्राउंड्स पे आएगी। पहली बात उन्होंने सब रूल नंबर 1 में ये कह दी कि कोई भी शख्स को उस वक्त रिकमेंड ना किया जाए डायरेक्टली रिटायरमेंट के लिए जब तक उसके खिलाफ वाज़ेह ग्राउंड मौजूद ना हो। सबसे पहला ग्राउंड कि उसकी 6 महीने से ज़्यादा अरसे में मुख्तलिफ ऑफिसर से 3 या 3 से ज़्यादा एवरेज परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स हों, PER हों। ग्रेड 17 एंड अबव के लोगों के लिए PER होती है, और ग्रेड 16 से नीचे लोगों के लिए ACR होती है। तो यहाँ कहा गया है कि 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड हो, और मुख्तलिफ 3 अफसरों ने उसकी एवरेज PER लिखी हो। उसके खिलाफ अगर उसे नोटिस दिया गया है तो वो उसका केस का फैसला भी हो गया हो। अटेन द फाइनलिटी आफ्टर अपील देयर अगेंस्ट। बी में बताया गया है कि अगर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड
या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी DPC ने 2 दफ़ा से ज़ायद यानी 2 दफ़ा, कम अज़ कम 2 दफ़ा किसी के लिए सस्पेंशन रिकमेंड किया कि इसे पर्सन को, इस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाए अगर उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है, या अगर उसे सस्पेंशन के लिए या एक और भी कंडीशन है कि उसे रिकमेंड ही ना किया गया हो प्रमोशन के लिए फॉर द हाई पावर बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड के लिए रिकमेंड ना करें या सस्पेंशन को रिकमेंड किया जाए और उसकी रिकमेंडेशन जो है वो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेज दी गई हो और उसका केस ये फाइनल हो चुका हो, यानी उसके खिलाफ जो अपील है या अपील के बाद फैसला है वो कंप्लीट हो चुका हो। तीसरे नंबर पे कोई भी ऐसा अफसर जिसने कोई करप्शन की है, जो मतलब जिस पे चार्ज साबित हो गया है या जिसने नैब के साथ प्ली बार्गेन कर ली है या वो खुद उसने वॉलंटरी रिटर्न करने की हामी भर ली है कि वो नैब के साथ या किसी और एजेंसी के साथ कि वो जितनी करप्शन से कमाई गई आमदन है वो वापस करने पर तैयार है, तो ऐसे शख्स को भी डायरेक्टरी रिटायरमेंट के रूल्स के तहत घर भेजा जा सकता है। और तीसरा और डी में उसने बताया कि ऐसे अफसर जिसे मोर देन वन ओकेजन पे सी कैटेगरी में किसी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड ने या DPC ने सी कैटेगरी में रख दिया हो, जैसा कि सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स 2019 में कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। और पांचवा में है हैज कंडक्ट अनबिकम, जिसको कंडक्ट अनबिकमिंग लिख दे। अनबिकमिंग की डेफिनेशन इन रूल्स में शुरू में ही डेफिनेशन में दी हुई है। प्रोसीजर अब क्या है, किस तरह से उन्हें किया जाएगा। सबसे पहले कि हर डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफिस जो है वो एक लिस्ट मेंटेन करेगा उन अफसरों की जिन्होंने सर्विस कंप्लीट की है और सेक्शन 13 के तहत की है। सेक्शन 13 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट को देखें तो वहाँ पे जो रिटायरमेंट के लिए मिनिमम सर्विस बताई गई है वो 20 ईयर्स बताई गई है, 20 साल की सर्विस। तो उसके तहत फिर सब सेक्शन 2 में बताया गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस है रेस्पेक्टिव रिटायरमेंट बोर्ड या रिटायरमेंट कमेटी जो है वो उसको रिव्यू करेंगे, उस सर्विस की लेंथ को, उस सर्विस स्टेटमेंट को वो ये रिव्यू करेंगे जो हमने पिछले डिस्कस किया था, जो बोर्ड बनाया गया रिटायरमेंट बोर्ड और रिटायरमेंट पार्टीज। तीसरे नंबर पे मैंडेटरी रिव्यू पे जो है वो प्रायर रिटायरमेंट ऑफ द एज ऑफ द सुपरनेशन और एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। Cases of civil servants shall be referred to the secretary or the cadet administrator concerned to the relevant retirement board or retirement committee। तो उन रिटायरमेंट बोर्ड और रिटायरमेंट कमेटीज को ये केसेस भेजे जाएंगे और अगर वो डिटरमिन करते हैं इन ग्राउंड्स को, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वो करप्शन के चार्जेस हैं वो हो जाते हैं या उनकी प्रमोशन रोकने के चार्ज वो हैं या उसे सस्पेंशन की रिकमेंडेशन है, तो उन तमाम चीज़ों को वो रिव्यू करेंगे। जी, while referring cases to the retirement board or retirement committee either for the mandatory review after the service specified in sub rule number 1, जैसा कि वो 20 ईयर सर्विस वाला है, तो जो उसके सेक्रेटरी को भेजेंगे या कैडर एडमिनिस्ट्रेटर कंसर्न को भेजा जाएगा, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि तमाम रेलिवेंट रिकॉर्ड, कंप्लीट फैक्ट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एविडेंसेस और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड सर्विस रिकॉर्ड जो है वो उसके साथ है और कंसीडर किया गया है और वो रेलिवेंट भी हों। सब सेक्शन 5 में रेलिवेंट बोर्ड और रिटायरमेंट कमेटी वो एग्जामिन करेंगे उन रेफर्ड केसेस को जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट डिवीजन और महकमे उन्हें भेजेंगे और वो स्पेसिफिक रीजंस देंगे कि डायरेक्टली रिटायरमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट के लिए। फिर उसे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे एग्जामिन करेगी, उनकी रिकमेंडेशन जो रिटायरमेंट बोर्ड देगा या रिटायरमेंट कमेटीज देंगी और दूसरे रिकॉर्ड जो उसके सामने दिया गया है उन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, उनको वो जो है ना एग्जामिन किया जाएगा और फिर वो सिविल सर्वेंट को एक शोकॉज नोटिस देंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये रिकमेंडेशन, उन रिकमेंडेशन उन ग्राउंड्स को जो है ना वो सिविल सर्वेंट डिपेंड करे, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी
और पर्सनल हियरिंग दी जाएगी। अगर पर्सनल हियरिंग के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसे पर्सनल हियरिंग का मौका भी प्रोवाइड किया जाएगा। Provided that in cases where the Prime Minister is a competent authority, यहाँ पे एक डेलीगेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो फिर वो किसी ग्रेड 22 के अफसर को ये डेलीगेट कर देता है कि वो उसकी बिहाफ, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे उसकी पर्सनल हियरिंग कर दे उस सिविल सर्वेंट की जिसे रिटायर किया जाता है। On receipt of the reply of the civil servant and after giving him an opportunity of the personal hearing, इंसाफ का पूरा तकाजा किया जाएगा इन रूल्स के तहत कि उसे पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उसे जवाब देने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि क्या उसकी सर्विस को फर्दर रिटेन करना चाहिए या नहीं, या उस वो इन द पब्लिक इंटरेस्ट ही इज नो मोर रिक्वायर्ड, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी shall pass order for the directed retirement। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो इस केस का फैसला करेगी, फिर वो ये देखेगी कि क्या सिविल सर्वेंट को सर्विस में रखना ज़रूरी है इन द पब्लिक इंटरेस्ट या नहीं है तो फिर वो ऑर्डर दे देगी कि उन्हें डायरेक्टली रिटायरमेंट पे भेज दिया जाए। 7 रूल नंबर 7 इस रूल्स का ये कहता है कि सिविल सर्वेंट अगेंस्ट whom an order of the directed retirement is passed by the competent authority shall be eligible for the pension। उसे रिटायर तो किया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा पेंशन बेनिफिट से या रिटायरमेंट बेनिफिट से। रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसे पूरे मिलेंगे इन द पब्लिक इंटरेस्ट जैसा कि वो अथॉरिटी उसे डायरेक्ट करेगी। 8 नंबर पे रूल, इस आखिरी रूल है इसका कि राइट ऑफ अपील और रिव्यू। सिविल सर्वेंट इन डायरेक्टेड रिटायरमेंट के खिलाफ अपील करने का हक उसे है जैसा कि उसे प्रोवाइड किया गया सिविल सर्वेंट्स अपील्स रूल्स 1977 में। थैंक यू फॉर वाचिंग बिफा ऑनलाइन। सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।